Good evening, students. Yes, please check. Am I audible? Am I visible? Yes, Smith, Ria. Am I audible? Am I visible? Okay, chalo, great. Okay, chalo. Let's wait for 2 to 3 minutes. Okay. So shall we start? All okay? ओके वेरी गुड. चलो तो मैक्सिमम बच्चे आ गए हैं. ऐश्वर्या, स्मिथ, आर्शिया, उत्कर्ष, आदित्य, रिया आणि सईद. चलो ओके. सो बेसिकली बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था केमिस्ट्री के बारे में और हमने वहीं पे डिक्लेयर किया था कि चलो हम अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स. तो चलो क्विकली बताओ मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था, सब बच्चों ने बताना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स, हाउ वी क्लासिफाई देम डिपेंडिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके सिंबल्स कैसे रखे जाते हैं. तो जितना भी आपको याद है लास्ट लेक्चर का वो सब बताओ. चलो क्विकली. यस एनीवन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स बच्चों. यहां से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि यू आर डीलिंग विथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ना. तो अगर आपको एलिमेंट्स क्या है यही पता ना हो तो क्या फायदा. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू द सिंपल फॉर्म इन अ सिंपल लेबोरेटरी. इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो याद है बच्चों को, इतना तो याद है. दूसरा क्या क्लासिफिकेशन देखा था हमने एलिमेंट्स के बारे में. तो टोटल एलिमेंट्स आर 118 एलिमेंट्स आर देयर. सम आर मैनमेड, सम आर नेचुरली अकरिंग. ओके डन, ये तो हो गई बात. फिर डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज हाउ वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के ऐसे प्रॉपर्टीज दैट यू कैन सी बाय योर नेकेड आइज. तो हाउ यू कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज. एब्सोल्युटली करेक्ट. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वेरी गुड. यस. और केमिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना हो तो उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के. अगर अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू क्लासिफाई द एलिमेंट, देन हाउ यू आर गोइंग टू क्लासिफाई इट. ये लिया था हमने, शायद नहीं लिया था. सॉलिड लिक्विड के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने, करेक्ट ना. नो इट्स नॉट प्योर इम्प्योर. प्योर इम्प्योर तो मैटर हो गया. एलिमेंट इटसेल्फ इज अ प्योर सब्सटेंस ना. देन हाउ यू कैन क्लासिफाई इट इनटू प्योर इम्प्योर सब्सटेंस. आदित्य. एब्सोल्युटली करेक्ट ऐश्वर्या. तो बच्चों अगर जिनको पता नहीं है, तो जब हमने कहा कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये हो गई भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो मैंने आपको बताया था कि सब एलिमेंट्स विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ
gas, and very very few of them in a form of a liquid. So only 2 elements are there जो liquid state में मिलते हैं, और most of the elements, maximum elements हमको मिलते हैं in the form of a solid state. Okay, लेकिन अगर हमने देखा कि another classification of element which is based on chemical property, तो according to the chemical property we can classify the elements as metals, non-metals, metalloids, और एक है बच्चों noble gases. Basically noble gases are what? Non-metals. लेकिन ये एक अलग सी कैटेगरी हो जाती है एलिमेंट की, क्योंकि जो नोबल गैसेस है वो नॉन रिएक्टिव है, those remain inert in a state in atmosphere. Okay, so although noble gases are non-metals, ये एक अलग से कैटेगरी हम रखते हैं in our periodic table. तो पूरे periodic table में कितने एलिमेंट्स हैं? Some are metals, some are metalloids, some are non-metals, and extreme right hand side में जो present है वो है हमारे noble gases. Is it clear to बच्चों? Is it clear to all of you? तो ये जो क्लासिफिकेशन हो गया एलिमेंट्स का, वो है डिपेंडिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी मेटल नॉन मेटल क्या है ये तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन योर 9th स्टैंडर्ड. करेक्ट है बच्चों? 9th में क्यों? ये तो प्रीलिम में हो गया ना सीबीएसई का, मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर. ये हो गया ना आपको फर्स्ट टर्म में? हाँ, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मेटल्स, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटालॉइड्स. अभी नोबल गैसेस क्या है, तो जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा देख लेंगे, व्हेन वी विल स्टडी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब मैं आपको बताऊंगी कि नोबल गैसेस क्या क्या है. ओके, तो यहां तक सब बातें क्लियर है बच्चों? तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स बिफोर गोइंग थ्रू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ये तो पता ही होना चाहिए ना एलिमेंट के बारे में. ओके, नहीं तो ये हो जाएगा कि चलो पूरी रामायण पढ़ ली और यही पता नहीं कि रावण कौन था. चलो विलन के बारे में बात नहीं करेंगे, हीरोज के बारे में बात करेंगे. सो राम और लक्ष्मण का क्या रिलेशन था यही पता नहीं हुआ, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट रीडिंग द रामायण. क्लियर है? चलो, इज दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चों? ओके, तो एलिमेंट्स के बारे में हमने क्या क्या जान लिया कि बेसिकली एलिमेंट्स कहां से आते हैं. तो जब आप क्लासिफाई करते हो मैटर को, तो मैटर में प्योर सब्सटेंसेस में जो इनडिविजिबल मैटर है, जो हम नॉर्मल लेबोरेटरीज में डिवाइड नहीं कर सकते, उन सब को कहा जाता है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स exist in the form of solid, liquid, gas, or depending on the chemical properties they classified as metals, non-metals and metalloids. फिर हमने उनके सिंबल्स के बारे में भी बात की थी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स के सिंबल दिखेंगे. तो कौन से सिंबल कहां से आए? तो some are from their initial letters, some are from their first 2 initial letters, some are from their sound, and some are from their Latin word. Okay, तो इस तरह से अलग अलग सिंबल्स जो है एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए गए. अभी वो सिंबल्स फिक्स है, वही सिंबल्स आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपके पीजी लेवल तक, आपके रिसर्च लेवल तक, तब वो जो सिंबल्स है वो फिक्स है. ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स है, कहीं पे भी जाओ दुनिया में यही एलिमेंट्स के सिंबल फॉलो किए जाएंगे. ठीक है, चलो. तो अभी नेक्स्ट जो पार्ट है, जो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग थ्रू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो बात है बच्चों, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. चलो, किन किन बच्चों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास नंबर? क्विकली बताओ मुझे. चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आदित्य इज सेइंग इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, करेक्ट. और
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि पूरा जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का ये इन्हीं दो चीजों पे डिपेंडेंट है. इफ यू नो द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, देन एंड ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स क्या आदित्य, उनके नंबर्स ना. यस, तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा. चलो बाकी के बच्चे, और किसी को पता नहीं है एटॉमिक नंबर मतलब क्या, एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या? यस, atomic number is a number of electrons or protons. That is absolutely correct. It is a number of protons. Smith, you are absolutely correct. Okay, चलो. तो एटम किसे कहेंगे बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं. एटम किसे कहेंगे? एटम हम उसे कहेंगे जिसमें एक न्यूक्लियस है और जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. चलो कार्बन का एटम ले लेंगे. ओके, तो कार्बन हम किसे कहेंगे? कार्बन हम उस एटम को कहेंगे जिसमें टोटल न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ फर्स्ट शेल एंड 1, 2, 3 and 4 electrons in a second shell. So basically there is a typical or the proper arrangement of the electrons in an atom, और इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स द इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स द अरेंजमेंट. तो कार्बन के एटम में इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है. वो कैसे है? 2 and 4. क्लियर है बच्चों बात? तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एटम, और ये किसका एटम है? ये कार्बन का एटम है. तो कार्बन क्या हो गया? कार्बन इज ए एलिमेंट. यही बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. एटम्स आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एलिमेंट. ओके, अभी देखो, तो ये हो गया एक एटम जिसमें कुछ प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स भी है. तो अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, तो जो जनरल डेफिनेशन फॉर एटॉमिक नंबर इज इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स. अगर किसी भी एटम में आप उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, वो होगा इसका एटॉमिक नंबर. चलो इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बच्चों? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6. समझ में आ रही है बात? लेकिन किसी ने मुझे पूछा, अभी आदित्य ने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अ कार्बन. ओके, तो उसी तरह से अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं, सपोज मैंने यहां पे लिया Cl नेगेटिव. ओके, तो मैं अगर यहां पे पूछूं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप बोलोगे अरे टोटल क्लोरीन कितने हो गए? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 प्लस ए भी इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 18 होगा क्या बच्चों? नहीं होगा. समझ रहे हो बात? ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो आदित्य आप कब बोलोगे? नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आपने जो डेफिनेशन बताई वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन उसमें एक पॉइंट एड ऑन करना है विच शोज योर स्मार्टनेस. ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब लेंगे? जब एटम उसके न्यूट्रल स्टेट में होगा. न्यूट्रल स्टेट में मतलब क्या? तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है. क्योंकि अगर आप कोई भी एटम लो, अगर मैं सिंगल एटम ले रही हूं कार्बन का, न्यूट्रल एटम ले रही हूं, इसका मतलब इसमें जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक इट कार्बन एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, समझ में आई बात? सो व्हाट इज अ मोर करेक्ट आंसर फॉर एटॉमिक नंबर? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये कभी भी चेंज नहीं होंगे.
क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स में एटम इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन, एटम में गेन इलेक्ट्रॉन, एटम में शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर वैरी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ एन एटम। किसके नंबर कभी भी वैरी नहीं होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्लियर है बच्चों बात? ओके तो इट डजेंट मीन कि अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो वो रॉन्ग होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा इफ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट व्हेन एटम प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल स्टेट, जब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर? लिख लिया सबने? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास नंबर? तो मास, सो हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम? तो अगर आप देखोगे, अगर आप पढ़ोगे, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है आपके 9th स्टैंडर्ड में, तो आपको पता चलेगा कि पूरे एटम का जो मास है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। पूरा जो मास है एटम का वो सेंटर में, उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को हम वेव ही कंसिडर करते हैं जिसका निग्लिजिबल मास है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो पूरा जो मास है किसी भी एटम का वो उसके न्यूक्लियस में है। और न्यूक्लियस किससे बना है? न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो यहां पे आप कहोगे और यहां पे आप कहोगे एंड। ओके तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज रेफर्ड एज एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है बच्चों? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपको कुछ भी पूछना है सो प्लीज आस्क मी इन चैट बॉक्स, क्योंकि हैंड रेज करने से इको प्रोड्यूस होता है, आप जो कुछ भी बोलोगे मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देगा। सो प्लीज राइट योर आंसर, दोज आर रेजिंग देयर हैंड्स। ठीक है, आपका जो कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे प्लीज लिख के भेजो। हैंड रेज कौन कर रहा था अभी? हाँ, अभी उत्कर्ष यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपके दिमाग में आप रेडियो एक्टिव के बारे में सोच रहे हो तो वी आर नॉट कंसिडरिंग हियर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर? मैन इन एवरी एटम द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अगर आप नॉर्मल एटम्स के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके तो मुझे लगा आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम, यस, अभी यहाँ पे आइसोटोप्स कंसिडर नहीं होंगे, आइसोटोन्स कंसिडर नहीं होंगे, आइसोबार्स कंसिडर नहीं होंगे। वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चों बात? बट इट इज ऑलवेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम इन अ सेम टाइप ऑफ एटम, बिकॉज कोई भी एटम आप लो, कोई भी एटम आप उठा लो विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? कार्बन पे हम चार्ज देते हैं क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटॉन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, ओके, नियॉन, ये लिखते वक्त हम इस पे चार्ज देते हैं क्या बच्चों? अभी इस पे चार्ज नहीं है तो इट डज नॉट मीन कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। तो इसमें तो प्रोटॉन है, चार्ज पार्टिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ये सब के सब चार्ज पार्टिकल इक्वल नंबर में है। इसीलिए जब हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। मतलब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज बी द सेम। क्लियर? हाँ, निगेटिवली चार्ज अगर है तो उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर वैरी हो जाएगा।
अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो भी इलेक्ट्रॉन का नंबर वैरी हो जाएगा। किसी भी एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कब आता है उत्कर्ष? किसी भी एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कब आता है? तो आप बोलते हो कि चलो सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन और उन्होंने NaCl फॉर्म कर दिया, इसमें आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन कैसे आयोनिक बॉन्ड है? हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। ये रिएक्शन पता है सब बच्चों को? सब बच्चों को पता है कि सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एंड विल फॉर्म द NaCl। अभी ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, रिएक्शन कैसे हुई? हाउ देयर इज अ आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट इन द NaCl? एब्सोल्युटली करेक्ट। आयोनाइजेशन कैसे हुआ दरिया उनका? हाउ दे अंडरगो द आयोनाइजेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। और आयोनाइजेशन मतलब क्या? एंड आदित्य, व्हाई सोडियम विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम द पॉजिटिव? चलो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, चलो पता है, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? हाँ, अभी देखो अच्छे से समझ लो। ये जो सोडियम है बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर है। ओके, मैं ये रब कर दूं, ये लिख लिया सबने? ये सबने लिख लिया? ये यहां से सबने लिख लिया? ओके, चलो हाँ, lots of more number of protons in an absolutely correct दरिया, because the one electron in a valence so to be stable to donate share of electrons given and take off electrons। ओके, तो चलो एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ इस थ्योरी को। क्या होता है देख लो, ये जो सोडियम है ये एक एलिमेंट है। यहां पे मैं चार्ज नहीं लिख रही हूं, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो सोडियम का एटम है इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका एटॉमिक नंबर है 11। इट मींस जितने पॉजिटिव है न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो ये पॉजिटिव निगेटिव इक्वल नंबर एज अ होल एटम को क्या बना रहे हैं? न्यूट्रल। ये थ्योरी समझ में आ गई सबको? एटम दिखने में न्यूट्रल है लेकिन इट इज मेड अप ऑफ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। अभी ऑक्टेट रूल अगर आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो सब बच्चों को पता है, सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ये केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है आपका। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड, पता है ना सबको? तो यहां पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8, लेकिन हो गए 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कब कम, नेगेटिव चार्ज कम, एक पॉजिटिव ज्यादा, इसलिए सोडियम कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव। अब मैं दूंगी सोडियम पे प्लस चार्ज। ओके, अभी उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट इट डेवलप्स द चार्ज ऑन इट, और जब किसी भी स्पीसीज पे चार्ज आता है इट विल बी द अनस्टेबल वन। ओके, अभी देखो यहां पे आ गए एक इलेक्ट्रॉन तो +1 हो गए, 17 प्रोटॉन लेकिन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इन्होंने ऑक्टेट तो कंप्लीट कर दिए लेकिन चार्ज डेवलप कर दिया। फिर से ये पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज और ये फॉर्म करेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl। ये कैटायन है, ये एनायन है, ये अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, ये अट्रैक्ट कर देंगे और ये फॉर्म करेंगे NaCl। लेकिन NaCl एज अ होल न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 - न्यूट्रल। हाँ, वो अनस्टेबल रहेंगे। अभी देखो NaCl एज अ होल हम न्यूट्रल क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका एक प्लस चार्ज है, इसका एक नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस एज अ होल NaCl को कर देंगे न्यूट्रल। इट डज नॉट मीन कि NaCl न्यूट्रल है। NaCl इज मेड अप ऑफ आयंस, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, लेकिन टोटल चार्ज देखोगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा 0। क्लियर है बच्चों?
इट मीन्स एवरी पॉजिटिव चार्ज इज नॉट बैलेंस्ड। मतलब क्या बोलना है आपको, अगर चार्ज आ गया तो वो स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि वो आयन में कन्वर्ट हो गया है। ऑल्दो इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट बट ये आयन में कन्वर्ट हो गया और आयन्स आर हाईली रिएक्टिव, वो रिएक्ट हो जाएंगे। और इस तरह से सोडियम और क्लोरीन, हाँ एनी चार्ज, और इस तरह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा। तो देखो बोलने का मतलब क्या है मेरा कि हमने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा था, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो स्टेबिलिटी अटेन कर देगा। सोडियम ने नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर दिया। ओके, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि दे अटेन द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम के लिए नियरेस्ट कौन है, नियॉन। तो नियॉन की तरह तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ओके, लेकिन Na पॉजिटिव स्टेबल हो गया क्या नियॉन की तरह, इनर्ट हो गया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसीलिए उसने आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर दिया क्लोरीन के साथ में। अभी क्लियर है? हाँ, तो नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ले ली लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास में आ गया चार्ज, और चार्ज आने की वजह से दे शो द रिएक्शन और फिर उन्होंने आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर दिया NaCl। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैरी करते हैं एटम में, प्रोटॉन्स विल रिमेन द सेम। अभी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया नहीं दिया कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन का नंबर यहां पे भी कांस्टेंट है, प्रोटॉन का नंबर यहां पे भी कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल एक्सप्लेन यू द एटॉमिक नंबर। नाउ ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर बच्चों? ओके, now what is the meaning of atomic mass number? तो atomic mass number, it is the number of protons and neutrons present in the nucleus। यहां पे हम और का इस्तेमाल करते हैं, यहां पे हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बोथ प्रोटॉन्स के नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर, दैट इज एटॉमिक मास नंबर। यहां डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, इट इज द डेफिनेशन फॉर एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर Z, एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर A। अभी कोई भी एलिमेंट आपके सामने रहा, लेट्स कंसिडर कि X ये एक जनरल सिंबल है विच डिनोट्स द एलिमेंट। ओके, तो अभी एक ये जो X है इसके ऊपर जनरली लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर यहां पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर। ओके, यहां पे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर और यहां पे हम लिखते हैं उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जनरली नो वन विल आस्क यू कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये दोनों के ही बारे में बात होती है कि एटॉमिक मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। लेकिन स्टैंडर्ड वाइज अगर जब आप देखोगे तो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज दिस। तो बीच में आएगा सिंबल, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आएगा एटॉमिक मास नंबर, नीचे की तरफ आएगा एटॉमिक नंबर और राइट हैंड साइड में नीचे आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं कार्बन के बारे में तो कार्बन में ऊपर की तरफ मैं लिखूंगी उसका एटॉमिक मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज 12, नीचे आएगा उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 6, यहां इस तरफ आएगा उसका एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज 6। ओके, तो ये हो गया 6 + 6 12। क्लियर है बच्चों बात? तो यहां पे भी आप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं और that will be considered as a number of atomic number in a Z। क्लियर है बच्चों बात? तो ये हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होना चाहिए। यस, यू कैन आस्क मी उत्कर्ष, व्हाट इज योर डाउट? यस, तो ये लिख लो एक बार क्योंकि पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो इसी पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर।
चलो लिख लिया सबने? हाँ, करेक्ट। तो वही तो बताया मैंने उत्कर्ष अभी आपको कि यू हैव टू कंसिडर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट, वही मैंने अभी बताया था। सोडियम में देखा आपने, इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैरी हो गए। क्लोरीन में आपने देखा तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर वैरी हो गए लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन द सेम। तो अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लोगे दैट विल बी द करेक्ट डेफिनेशन फॉर एटॉमिक नंबर। ओके, व्हाई ओनली जेड, मतलब सिंबल, यू आर आस्किंग अबाउट मी द सिंबल। हाँ, तो वो तो सिंबल रखा है ना, सो वी हैव टू फॉलो द सिंबल। तो Z इंडिकेट्स द एटॉमिक नंबर, A इंडिकेट्स द एटॉमिक मास नंबर। वी हैव टू फॉलो दो सिंबल क्योंकि वो रखे गए हैं, वी आर फॉलोइंग इट। अभी उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है ये जानने के लिए आपको थोड़ा वो एडवांस लेवल का सब सीखना पड़ेगा रिगार्डिंग द एटम। ओके, तो उसमें हमें नहीं जाना है, सो यू शुड मेमोराइज दिस सिंबल्स ओनली कि ये है एटॉमिक मास नंबर, ये है एटॉमिक नंबर। हाँ, जैसे जैसे आप कैल्शियम के आगे जाओगे, ओके उत्कर्ष, आप कैल्शियम के आगे जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल इंक्रीज। ठीक है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो कार्बन ये तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हो गया कि जिसमें 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। आप देखोगे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर 7 है। तो इट मीन्स दैट कि 3 तो एटॉमिक नंबर हो गया, तो अगर हम एक ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो 3 एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 3, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 4। समझ में आ रही है बात? दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, और मोस्ट प्रोबेबली ये वेरिएशन न्यूट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर में जो एक वेरिएबल चेंज आता है वो आफ्टर कैल्शियम बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने को मिलता है, एंड दैट वी विल स्टडी इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन 11th स्टैंडर्ड इफ यू विल गो फॉर द साइंस। अगर आपने साइंस ले लिया 11th स्टैंडर्ड में, 11th 12 में, तो एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम का चैप्टर है जहां पे हम बहुत सारी बातें करेंगे ओनली रिगार्डिंग प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत कम, पूरा न्यूक्लियस के बारे में ही बात करेंगे। ओके, बट यू आर वेरी क्यूरियस, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग। व्हाट विल बी द चार्ज? एनी हाउ न्यूट्रॉन के नंबर वेरी होते हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट ऑन चार्ज ना, बिकॉज दे आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल ना। यस, तो उनकी वजह से कुछ चार्ज पे अफेक्ट नहीं होगा। Neutrons are neutral. Protons remains the same depending on the number of electrons. तो चार्ज में वैरी डिपेंडिंग ऑन कि कोई भी एटम आप ले लो, कोई भी सिंपल एटम आप ले लो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स विल रिमेन द सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में वैरी, बट उसका कोई चार्ज पे तो असर होने वाला है नहीं क्योंकि दे आर न्यूट्रल। सगळ्यांना समजलं का व्यवस्थित? ओके, नाउ ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। चलो, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज दिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। चलो बहुत बातें कर ली हमने एलिमेंट्स के बारे में, चलो इस पे आते हैं अभी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नाउ बिफोर गोइंग थ्रू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, टेल मी व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप बायोलॉजी में देखते हो वहां पे भी क्लासिफिकेशन है,
आप फिजिक्स में अगर कुछ डिफरेंट फोर्सेस पढ़ लिए, कुछ यूनिट्स पढ़ लिए, तो उसका भी क्लासिफिकेशन होगा, नेचुरल और सम आर्टिफिशियल, सम लाइक कैटेगरी क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे। अगर आप केमिस्ट्री में आओ, आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो। सो व्हाई दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? Why this classification is very very important? Yes, to know the difference between them. Okay, very good. और क्या, और कब आपका कंफ्यूजन नहीं होगा दरिया? इतने सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स है, और एक कौन सा एलिमेंट कहां पे जाएगा, कैसे रिएक्ट होगा, वो कैसे ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन के साथ में कैसे रिएक्ट होगा, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कब? एंड हाउ यू कैन अवॉइड दिस कंफ्यूजन? Why this classification plays a very very important role? Absolutely correct. It will give you the ease of learning and understanding. Absolutely correct. When things are arranged, we can work with easily and without confusion. Absolutely correct. तो ऐसे होता है ना, कुछ मेसी बच्चे रहते हैं मेरी तरह, कहीं तो भी फिजिक्स का है, कहीं तो भी केमिस्ट्री का नोटबुक पढ़ा है, कहीं तो भी बायोलॉजी का नोटबुक पढ़ा है। तो अगर स्कूल में जाना है और जल्दी जल्दी में जाना है, तो हम ढूंढते बैठेंगे, अरे कहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ वहां कहाँ पे रख दिया, तो जल्दी जल्दी में हमको क्या और लेट हो जाएगा, क्योंकि अरेंज नहीं है प्रॉपरली। लेकिन एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्टूडियस और आइडियल बच्चा रहता है, जो प्रॉपरली उसके साइंस के नोटबुक्स, सोशल साइंस के नोटबुक्स, मैथ्स के नोटबुक्स अलग अलग अच्छे से अरेंज करके रखता है। तो वो देखेगा, चलो आज ये पीरियड है, चलो ये ले लिया डाल दिया, ये ले लिया डाल दिया। सो इट इज वेरी इजी फॉर हिम और हर टू टेक और टू वर्क इजीली। ओके, सो क्लासिफिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई देयर प्रॉपर्टीज, टू वर्क विद देयर प्रॉपर्टीज। अगर वो अच्छे से एक ग्रुप में, एक पीरियड में क्लासिफाई किए हो तो ओके। उसके बाद में सो क्लासिफिकेशन गिव्स अस अ इजीनेस, और इट विल गिव अस अ एज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज और लर्निंग देयर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सब बातें हो गई रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट है, वो इजिली कैसे याद रखेंगे? तो क्लासिफिकेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? अभी देखो, आप स्कूल में जाते हो, अभी तो शुरू भी हो गए होंगे सबके स्कूल्स। तो अगर आपकी 10 बजे स्कूल शुरू हो गई, तो 45 मिनट्स बाद बेल बजेगी, तो शायद आपका अगर मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो दूसरा मराठी का हो जाएगा, नहीं तो इंग्लिश का आ जाएगा, और कोई भी आ सकता है। तो फिर 45 मिनट्स बाद बेल बजेगी, फिर दूसरा लेक्चर, फिर 45 मिनट्स बाद बेल, फिर दूसरा लेक्चर। इसका मतलब क्या है कि आपके स्कूल में अलग अलग पीरियड्स रहते हैं। पीरियड्स मतलब क्या? आफ्टर एवरी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इट इज अ इंटरवल आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम, और योर पीरियड्स आर पीरियोडिक आफ्टर एवरी 45 मिनट्स। समझ में आ रही है बात? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? पीरियोडिक मीन्स कि आफ्टर सर्टन इंटरवल यू विल ऑब्जर्व द सेम थिंग। तो 45 मिनट्स के बाद में चलो पीरियड खत्म, 45 मिनट्स के बाद में पीरियड खत्म। ओके, तो दिस पीरियड और दिस पीरियोडिक चेंज मे बी इन अ मिनट्स और इन आवर्स। जैसे एवरी 24 आवर्स के बाद में हम देखते हैं कि एक दिन चेंज हो गया, तो दैट इज अ 24 आवर्स का क्या हो गया? ये पीरियोडिक। तो हमारा दिन कैसे हो गया? आफ्टर 24 आवर्स में पीरियोडिक आ गया। वैसे ही साल आएगा, तो आफ्टर एवरी 365 डेज यू विल सी दैट योर ईयर में चेंज। तो अभी आपका हमारा न्यू ईयर आने वाला है, तो ये जो है ये पीरियोडिक चेंजेस है, जो एक सर्टन टाइम लिमिट, नॉट ओनली टाइम लिमिट, जो एक सर्टन चेंजेस में आता है, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक। अगर एलिमेंट्स के बारे में बताया जाए, तो आफ्टर एवरी सर्टन इंटरवल्स एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं विल शो द पीरियोडिसिटी। मतलब आफ्टर एवरी सर्टन इंटरवल्स में आप सेम चेंजेस ऑब्जर्व करोगे।
आप सेम प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करोगे। समझ में आ रही है बात? ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी बातें हैं जो पीरियोडिक रहती है, वैसे ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी हो रहते हैं, वो पीरियोडिक इन फंक्शन रहते हैं। मतलब आफ्टर एवरी सर्टेन इंटरवल्स आइदर वो प्रॉपर्टीज फिर से आएंगी, नहीं तो एक सर्टेन लिमिट में वो चेंज हो जाएगी। आइदर इट इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी तक मैंने आपको ये बातें क्लियर कर दी कि व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इन पीरियोडिक टेबल ऑल कम अंडर एलिमेंट्स। थोड़ा अपने स्टेटमेंट कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया। इट इज ऑल अबाउट कि ऑल एलिमेंट्स कम अंडर द पीरियोडिक टेबल। इट मीन्स all elements shows the periodic changes, and we are going to study about their classification which is periodic in nature. तो हम ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो पीरियोडिक है, जो आफ्टर एवरी सर्टन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज हो जाएगा। आइदर दे विल इंक्रीज और डिक्रीज और विल सी द सेम चेंजेस। समझ में आ गई बात? उत्कर्ष, योर पॉइंट इज क्लियर? सगळ्यांना समजलंय का? म्हणजे आत्ता कुठे या चॅप्टरचं नाव क्लियर झालं, व्हाई इट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि हर एलिमेंट, उनके जो प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन में होते हैं। मतलब अगर आप सर्टन लिमिट में आप देखोगे, सर्टन एलिमेंट्स के इंटरवल के बाद में अगर आप देखोगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फिर से वही प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। फिर सर्टन इंटरवल के बाद में फिर वही प्रॉपर्टीज आपको एलिमेंट्स में देखने को मिलेगी। तो एटॉमिक साइज हो, एटॉमिक और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, ये पीरियोडिक इन फंक्शन है। आफ्टर एवरी सर्टन इंटरवल विल ऑब्जर्व द सेम चेंज, और इसीलिए इसको कहा जाएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलो, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये थोड़ा बाद में आता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए, ये आइडिया कहां से आया। तो ये सबसे पहले आइडिया इंट्रोड्यूस किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डोबेरेनर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि हाँ, ये जो एलिमेंट्स है इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब उन्होंने ये सबसे पहले बातें हमको बताई कि यू कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, तो तब हार्डली 30 to 32 एलिमेंट्स वेयर नोन। ओके, तो बहुत कम एलिमेंट्स पता थे। नोबल गैसेस क्या है ये भी पता नहीं था। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर जो तब तक मतलब क्या सर्च भी नहीं किए जाए थे, ढूंढे भी नहीं गए थे। तब डोबेरेनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि चलो लेट्स क्लासिफाई दिस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। और उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स, जिसको कहा गया डोबेरेनर्स ट्रायड्स। अभी ये ट्रायड्स है क्या? चलो, डोबेरेनर तो ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट हो गया, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायड्स? तो ट्रायड्स का मतलब है बच्चों ग्रुप ऑफ 3। ओके, तो डोबेरेनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने जितने भी एलिमेंट्स तक पता थे उनको 3-3 के ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, और इसलिए उसको कहा गया ट्रायड्स। तो ट्राई मीन्स 3, एड्स मीन्स द ग्रुप और द एलिमेंट। तो ट्रायड्स मतलब उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में सेपरेट किया। तो ऐसे ही सेपरेट किया था, चलो मुझे लिथियम मिल गया, मुझे ऑक्सीजन मिल गया, मुझे सल्फर मिल गया, तो मैंने इन तीनों को एक ग्रुप में डाल दिया। ऐसे किया कि डोबेरेनर्स ने? नहीं, उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किए, और उसके बाद में उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन द ग्रुप ऑफ 3। कैसे? चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो सबसे पहला एग्जाम्पल है दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अभी इन तीनों का डोबेरेनर्स ने ग्रुप बनाया। भाई क्यों ग्रुप बनाया? क्योंकि उन्होंने जो ग्रुप बनाए थे वो बनाए थे डिपेंडिंग ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टीज।
अब ये सिमिलर प्रॉपर्टीज थी क्या? चलो अगर इन तीनों के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने इन तीनों का ग्रुप बनाया। क्यों? क्योंकि इनमें सिमिलर प्रॉपर्टी थी कि ऑल थ्री आर मेटल्स। ये तीनों के तीनों क्या है? मेटल्स है। सेकंड उन्होंने क्या दिखाया कि ऑल रिएक्ट विथ वाटर। ये तीनों के तीनों रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ में। और तीसरी जो उन्होंने उनमें की जो कॉमन प्रॉपर्टी निकाली थी वो ये थी कि तीनों की वैलेंसी है 1। तो डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? वैलेंसी किसे कहेंगे हम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? हाँ यस, आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? No, those are referred as outermost. Those are referred as valence electrons. Yes, to complete the octet, required elements are referred as a valency की, और उसको कहा जा सकता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट की कंबाइन होने की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज ऑल्सो द वैलेंसी। और आदित्य जो आप बता रहे हो, दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखो अगर नाइट्रोजन के बारे में आप बोलोगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5। ओके, समझ लो, डोंट से कि जस्ट ओके मैडम। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 5। ओके, तो अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर निकालू इसका तो मुझे क्या पता चलेगा कि एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका मतलब नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 3। मतलब नाइट्रोजन कैन फॉर्म द 3 बॉन्ड्स ऑल्दो इट इज हैविंग द 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, लेकिन इसकी वैलेंसी है 3, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। समझ लगा आदित्य डिफरेंस का बड़ा? तर 5 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इज द वैलेंसी फॉर नाइट्रोजन। सगळ्यांना समजलं व्यवस्थित? तर यांची व्हॅलन्सी 1 होती। व्हॅलन्सी 1 मीन्स व्हॉट? देअर कंबाइनिंग कॅपॅसिटी इज 1। किती बॉन्ड तयार करू शकतात, वेदर इट इज आयोनिक और कोव्हॅलेंट? तर हे तिन्ही पण एक एक आयोनिक बॉन्ड तयार करू शकतात, नॉट मोर दॅन 1। म्हणजे सोडियम हा फक्त NaClच तयार करू शकतो, हा NaCl2 तयार करू शकतो का? आन्सर इज नो। हा KCl2 तयार करू शकतो का? आन्सर इज नो। समजलं का मुलांनो? सो वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जिनके प्रॉपर्टीज सेम है उन सभी एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया। चलो और एक ले लेंगे यहां पे, एक है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी इन तीनों के बारे में आप क्या कॉमन प्रॉपर्टीज बताओगे? चलो बताओ मुझे। What are the common properties for these 3 elements? Absolutely correct, Utkarsh. Excellent. All 3 are non-metals. Very good. Then, what is the next property? Same valency. Absolutely correct, Aditya. They are also having the valency 1. लेकिन इनकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है तो इनकी निगेटिव वैलेंसी होती है। मतलब ये एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड दे शो द रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड देयर इटसेल्फ। ओके, तो इस तरह से वो रिएक्टिविटी दिखाएंगे। उनकी रिएक्शन की प्रॉपर्टीज जो होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है बच्चों बात? तो इस तरह से डोबेरायनर्स ने डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज 3 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने के बाद में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर ले लू और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर ले लू 39, तो उसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो होगा मास ऑफ मिडल वन। इसका मतलब इफ आई विल डू दैट 7 +
39 divided by 2, it is 46 divided by 2, which is 23. And 23 is the atomic mass of middle one. तो उन्होंने ये बना दिया रूल, तो इन्होंने ये डोबेरेनर्स ट्रायड्स का बना दिया रूल कि द एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वन, अगर इनका आपने एवरेज एटॉमिक मास लिया तो इट विल बी द मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डोबेरेनर्स ट्रायड. सेम फॉर दिस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो क्लोरीन का लोगे आप 35.5, यहाँ पे आयोडीन का है 137 समथिंग, और अगर इनका आपने एवरेज एटॉमिक मास ले लिया तो इट विल बी द मास ऑफ द ब्रोमीन. क्लियर है बच्चों? और इसे कहा गया डोबेरेनर्स ट्रायड्स. लेकिन यहां पे आ गए कुछ ड्रॉबैक्स, और वो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. वो ये ड्रॉबैक थे कि कुछ ही एलिमेंट, ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉलोज दिस रूल. कुछ ही एलिमेंट थे जो ये रूल फॉलो करते थे. इवन द एलिमेंट्स दोज आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टी. तो चलो मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लिया, लेकिन अगर मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ले लिया, ये तीनों भी हैलोजेंस है, नॉन मेटल्स है, सेम रिएक्टिविटी है, वैलेंसी इज 1, लेकिन यहां पे अगर मैंने फ्लोरीन का एटॉमिक मास और ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास लिया तो इट विल बी नॉट द मास ऑफ द क्लोरीन. तो a very few elements follow the Doberener's triads, and hence there is a number of drawbacks for the Doberener's triad. But still, it was a very first attempt for the classification of elements. Clear है बच्चों बात? बहुत इजी थ्योरी है, आपको पता ही है, आपने बहुत बार पढ़ी होगी. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं. एटॉमिक मासेस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. हाँ, एक दो एग्जाम्पल्स है, अगर आपको देने हो तो उसके एटॉमिक मासेस आपको लर्न करने पड़ेंगे. अदरवाइज एटॉमिक मास विल बी द गिवन. अगर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो एटॉमिक मास गिवन होंगे, आपको सिर्फ उसका कैलकुलेशन करके आंसर लिखना पड़ेगा. दैट्स इट. क्लियर है? लेकिन जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो एक एग्जाम्पल के लिए एक पूरे एटॉमिक मासेस आपको पता होने चाहिए. ओके, तो ये था ऑल अबाउट डोबेरेनर्स ट्रायड, द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. यहां पे पीरियोडिसिटी कहीं पे भी नहीं आती है. सो पीरियोडिसिटी इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन अ फर्स्ट थिंग. न्यूलैंड्स ऑक्टेव जब आएगा तब इट वाज अ फर्स्ट क्लासिफिकेशन थियरी ऑफ द एलिमेंट जहां पे आपको पीरियोडिसिटी इंट्रोड्यूस की गई. इट इज नॉट अ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, इट वाज अ न्यूलैंड्स ऑक्टेव थियरी जिसने आपको सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया जो था पीरियोडिक फंक्शन. अभी ये थियरी क्या है दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इट विल टेक मोर देन 15 मिनट्स. सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर. ओके, बाकी का जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव थियरी विल कंसिडर इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ओके है बच्चों? तो सब बातें क्लियर? कहां पे ऐड करूं? कहां पे ऐड करूं उत्कर्ष? व्हाट्सएप ग्रुप पे? ओके, सो यस, एक आपके पास में सुमित सर का नंबर है क्या? डू यू हैव सुमित सर नंबर? ओके, उत्कर्ष पाटिल. चलो, मैं सुमित सर को एक मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी, लेकिन आप यही ऐप पे एक चैट बॉक्स है. ओके, अगर आप देखोगे तो नीचे ही यहाँ पे लिखे होंगे बैचेस और उसके नीचे ही लिखा होगा चैट बॉक्स. तो अगर आप चैट बॉक्स क्लिक करोगे और यही सेम ग्रुप आपको वहां पे भी दिखेगा, तो उस चैट बॉक्स में भी अगर आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया सुमित सर के नाम पे तो भी वो आपको ऐड कर देंगे. लेकिन मैं मेरी तरफ से भी बताती हूँ, आप अपने तरफ से भी एक मैसेज डाल दो. ठीक है? यस, चलो. So bye for now. Have a great evening. Bye bye.